नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस में। अभी तक हम पॉलिटिकल साइंस के 5 पार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा हम भूगोल और हिस्ट्री की बुक भी है पूरी कर चुके हैं। तो आज करेंगे लेसन नंबर 6 राजनीतिक दल। तो पहले आती बात राजनीतिक पार्टियों की कि राजनीतिक पार्टियां होती क्या है। पार्टी मीन्स एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्य से होता है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ चुनाव लड़ने और अपनी सरकार बनाने के लिए कार्य करती है, इन्हें हम राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल कुछ लोग नीतियों और कार्यक्रम पर सहमत हो, इनका लक्ष्य समाज की भलाई होता है। मतलब उस पार्टी में शामिल जो लोग होंगे ना, उन सबका लक्ष्य या नीति या उद्देश्य एक होगा। मोस्टली पार्टियां समाज की भलाई को दिमाग में रख कर ही क्या है बनी जाती है। एक राजनीतिक पार्टी लोगों को इस बात का भरोसा देती है कि उनकी पार्टी की जो नीतियां हैं, उनकी पार्टी के उद्देश्य हैं, वो दूसरी पार्टियों से क्या है बेहतर है। मतलब प्रत्येक पार्टी अपने आप को कहते हैं ना अधिक सफ़ेद, अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाने का प्रयास करती है और वो अन्य पार्टी की बुराई करती है। वह चुनाव जीतने का प्रयास करती है ताकि उनकी जो नीतियाँ हैं वो देश में लागू हो सके। अलग अलग पार्टियां हमारे समाज के लिए अलग अलग क्या है राजनीतिक विभाजन का एक प्रतिबिंब है। मतलब हम अलग अलग पार्टियों में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं देखती हैं। कोई भी पार्टी समाज के किसी खास वर्ग की बात करती है तो उस पार्टी की पहचान उस खास वर्ग के साथ बन जाती है। मतलब पार्टी किन समाज किन नीतियों समर्थन कर रही है, किस समाज के हित की बात कर रही है इत्यादि। अब एक राजनीतिक पार्टी के 3 भाग होते हैं। अवयव को आप भाग भी बोल सकते हैं। पहला नेता, मतलब उस पार्टी का मुखिया कौन है। उसके बाद सक्रिय मेंबर, मतलब उस पार्टी के जो सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी वगैरह वो कौन है। और फिर थर्ड है अनुयायी। अनुयायी बोलते हैं उस पार्टी के कार्यकर्ता। मतलब क्या उसका कार्यकर्ता। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कार्यकर्ता मतलब क्या हुआ, कार्यकर्ता। अब आप जानते हो एक पार्टी के लिए उसके कार्यकर्ता क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब राजनीतिक पार्टी के कार्य क्या होते हैं। पहला, राजनीतिक पदों को भरना, तो सत्ता का इस्तेमाल करना। ये 2 कार्य क्या है पार्टी के मुख्य है। मतलब यहाँ हम पार्टी के मुख्य कार्य क्या मानेंगे, एक राजनीतिक पद को भरना, एक सत्ता का इस्तेमाल करना। अब आप सोचेंगे राजनीतिक पद को भरना मतलब क्या होता है। राजनीतिक पद मतलब सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब पदों को कोई ना कोई पार्टी के माध्यम से ही भरा जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पार्टियां हैं वो बहुत सारे काम करती है। अब काम क्या है, पहला चुनाव लड़ना। प्रत्येक पार्टी चुनाव लड़ती है। तो पार्टी अलग अलग एरियाज में अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवारों को खड़ा करती है। दूसरा, नीति बनाना। हर पार्टी जनहित को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां, अपने कानून बनाती है। वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को बताती है कि वो उनकी पार्टी का क्या करे, चुनाव करे। एक पार्टी एक ही प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को एक साथ लाती है। मतलब आप जिस भी पार्टी के फैन हो, मतलब ये है कि आप उस पार्टी के समान विचारधारा वाले हों, तभी तो आप सब लोगों को पार्टी एक ही साथ ले आती है। जब किसी पार्टी को जनता सरकार बनाने की चुनती है तो उस पार्टी से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मूर्त रूप देता है। मतलब जब कोई सब पार्टी अपनी सरकार बनाएगी ना, तो मतलब है क्या है, अपनी पार्टी के माध्यम से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को एक रूप प्रदान करती है। थर्ड है कानून निर्माण। हम जानते हैं विधायिका मीन संसद या विधानसभा, वहाँ पर पूरी बहसबाजी के बाद ही कानून का निर्माण किया जाता है। विधायिका का अधिकांश मेंबर कोई ना कोई पार्टी क्या होंगे, मेंबर होंगे। इसलिए किसी भी कानून के निर्माण में पार्टी की भूमिका क्या होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर सरकार बनाना। जब कोई पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी, देखिए भाई, सरकार वही पार्टी बनाएगी जिसके पास क्या हो, जिसके पास 51% सीटें हो। क्या हो, 51 क्या हो, सीट हो। इसके पास 51%
सीटें, वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। सत्ताधारी पार्टी के लोग ही कार्यपालिका निर्माण करते हैं। सरकार चलाने के लिए अलग अलग नेताओं को अलग अलग प्रकार के मंत्रालय, मतलब गृह मंत्री, कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री इत्यादि उन्हें के विभाग मिल जाते हैं। विपक्ष की भूमिका, इसके अलावा जिस पार्टी सरकार नहीं बनी है और वह विजेता पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है, उस पार्टी को संसद में, विधानसभा में विपक्ष का रोल मिलता है। मतलब वह सरकार की किसी भी गलत कार्य या गलत कानून का क्या विरोध करती है। जनमत का निर्माण, इसके अलावा पार्टी जनता के मत का निर्माण, मतलब जनता की बात को पहुंचाती है। इसके लिए विधायिका और मीडिया में ज्वलंत मुद्दे क्या होते हैं? ऐसे मुद्दे जो वर्तमान समय में क्या हो, अधिक टॉप पोजीशन पे हो, जिन मुद्दों को जनता चाहती है मुद्दे सुलझें, ऐसे मुद्दों को मीडिया और विपक्षी पार्टियां हिसाब लाती हैं। पार्टी कार्यकर्ता उन मुद्दों को पूरे देश फैलाते हैं और जनता को उन मुद्दों से क्या है पहचान कराते हैं। इसके अलावा सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच बढ़ाना, इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां लोगों और सरकारी मशीनरी के कड़ी काम करते हैं। वे जन कल्याणकारी योजनाओं का आगे से आगे फैलाते हैं। फिर राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी अभिन्न है। यदि पार्टी नहीं हो तो हर उम्मीदवार क्या होगा, निर्दलीय हो जाएगा। मतलब पार्टियां नहीं होगी ना, तो प्रत्येक जो उम्मीदवार चुनाव खड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, निर्दलीय कहलाएगा। भारत में लोकसभा के अंदर 543 मेंबर है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, 543 ही व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। यदि हर मेंबर अगर स्वतंत्र हो जाए तो बहुत ही भयानक कंडीशन हो जाएगी। कोई भी दो मेंबर फिर एक समान नहीं सोचेंगे। यदि क्या होंगे, सभी क्या हो जाए, निर्दलीय हो जाए, तो सारों की विचारधारा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। एक सांसद हमेशा अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में सोचेगा और राष्ट्र हित को वो भूल जाएगा। मतलब फिर क्या होगा, जो भी बंदा जीत कर आएगा वह अपने इलाके में विकास कराने का बात करेगा, क्यों ध्यान है उसको तो वहीं चुनाव जीतना है, उससे फिर बाकी देश से कोई मतलब नहीं रहेगा। राजनीतिक पार्टी विभिन्न सोच के एक मंच फैलाती है ताकि किसी बड़े मुद्दे पर उनकी सोच क्या हो जाए, एक समान हो सके। और आज पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया गया। मतलब एक सरकार बनती जहां जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वह क्या कहता है, सरकार को चलाता है। यथार्थ में संभव नहीं है हर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने में योगदान दे पाए। अगर वैसे देखें तो एक जनता कभी भी अपने सरकार को खुद चला नहीं सकती। इसलिए क्या, जनता अपने लीडर का, नेता का चुनाव करती है। सिस्टम ने ही इन पार्टियों को जन्म दिया। अब कितनी पार्टियां हैं? कुछ देश में एक पार्टियां हैं, कहीं दो पार्टियां हैं, कहीं बहुत सारी पार्टियां हैं। किसी भी देश में पर्सनल सिस्टम उसके ऐतिहासिक और सामाजिक कारण से होता है। इस तरह तरह के सिस्टम के अपने गुण दोष हैं। चीन में एकल पार्टी है, लेकिन लोग की दृष्टि से सही नहीं है। एकल पार्टी होने से जहाँ जनता है उसको कोई विकल्प नहीं होता। अमेरिका में और ब्रिटेन में वहाँ दो पार्टी है। इसमें क्या है, वहाँ के जनता को कुछ विकल्प मिल जाता है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ बहुत सारी पार्टी है। भारत के समाज में भारी विविधता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों का निर्माण हुआ। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सी कमियाँ भी है। कई बार इससे राजनीतिक स्थिति होती है। मतलब जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और गठबंधन की सरकार बनती है तो वहाँ गठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है। साल 2 साल में ही सरकार गिराने का माहौल बन जाता है। लेकिन भारत देश में अलग अलग हितों और मत धारणाओं को सही तरह से नेतृत्व मल्टी पार्टी सिस्टम से संभव हो पाता है। भारत के आज़ाद होने से लेकर 1977 तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार बना करती थी। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी सरकार बनी। मतलब इंडिया में सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार 1977 में बनी थी। उसके बाद 1980 से 1989 तक फिर कांग्रेस आई। फिर 2 साल के गैप के पश्चात फिर से 1991 से 1996 तक कांग्रेस आई। अगले 8 साल गठबंधन की सरकार रही। फिर 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, जिसमें अन्य पार्टियों का गठबंधन था। 2014 में 18 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिला और पार्टी थी बीजेपी, और वह अपने दम पर क्या है, सरकार बना पाए। अब राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, लोगों में एक आम धारणा हो गई है। लोग राजनीतिक पार्टियों के प्रति उदासीन हो गए। लोगों को पार्टी पर क्या विश्वास नहीं करता।
जो सबूत मिलते हैं बताते हैं कि भारत के लिए कुछ हद तक सही भी है। पिछले कुछ सालों में जो सर्वे हुआ है उस सबूतों के आधार पर निम्न बातें सामने आई हैं। पहला, पूरे दक्षिण एशिया में लोगों का विश्वास पार्टी उठ गया है। सर्वे में पूछा गया कि राजनीतिक पार्टी एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं, कुछ भरोसा या पूरा भरोसा। तो अधिकांश लोगों ने कहा वो एकदम भरोसा नहीं करते या बहुत भरोसा नहीं करते। जिन्होंने ये भी कहा वे कुछ भरोसा या पूरा भरोसा करता है उनकी संख्या बहुत ही कम थी। मतलब इस सर्वे से ध्यान पड़ गया कि अधिकांश लोग हैं वो पार्टियों पर विश्वास नहीं करते। पूरी दुनिया में लोग इन पार्टियों पर बहुत कम विश्वास करते हैं। अधिकांश लोग इन पार्टियों को एक संदेह, एक शक की दृष्टि से देखते हैं। जब बात लोगों द्वारा पार्टियों क्रियाकलाप में भाग लेने आती है तो ये कंडीशन क्या है, कुछ अलग हो जाती है। क्या है, अलग हो जाती है। कई विश्व तुलना में भारत में ऐसे लोगों का अनुपात अधिक है जो मानना है कि वो किसी न किसी पार्टी के क्या मेंबर है। फिर 30 सालों में ये परसेंट बढ़ गया है। क्या गया है, बढ़ गया है। विद्यार्थी यहाँ लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुई है। और जिन्होंने माना कि वे किसी न किसी पार्टी क्या है मेंबर है, इस अवधि में ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ा है जो लगता है कि वे क्या है, कोई ना कोई पार्टी के बहुत ही करीब है। राष्ट्रीय पार्टियां भारत में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, भारत में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक संस्था है जो नाम है चुनाव आयोग। ये हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना रजिस्टर करना होता है। चुनाव आयोग की नज़र में हर पार्टी एक बराबर होती है, लेकिन बड़ी स्थापित पार्टियों को सुविधाएं मिलती है। इन पार्टियों को चुनाव चिन्ह मिलता है जिसका इस्तेमाल ये अपने उम्मीदवार के लिए कर सकते हैं। जिन पार्टियों को ये विशेष अधिकार मिला होता है उन्हें बोलते हैं मान्यता प्राप्त पार्टी। फिर राज्य स्तर पार्टी, जिस पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का 6% मिलता है या वह 2 सीटों पर जीत जाए उन्हें राज्य स्तर की पार्टी कहते हैं। मतलब विधानसभा चुनाव 6% वोट या कम से कम 2 सीटों पर जीतना तो वो क्या है, राज्य स्तर की पार्टी है। अब राष्ट्रीय स्तर पार्टी, नेशनल लेवल पार्टी कौन सी होगी, जो पार्टी कम से कम लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों के अंदर कम से कम 6% वोट ले ले या 4 सीट जीत जाए उसे राष्ट्रीय स्तर की क्या है, पार्टी की मान्यता मिलती है। तो दोनों जगह हमने देखा है भाई 6% की बातें हो रही है, ठीक है ना। इस वर्ग के अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी है, इसे कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 26 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा। भारत की आज़ादी में इस पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के आज़ाद होने के बाद कई सालों तक इस पार्टी ने एक राज किया। भारत के आज़ाद होने के बाद 70 में से 50 सालों तक इस पार्टी ने ही राज किया है। फिर भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1980 में हुई। इस पार्टी को भारतीय जनसंघ का दोबारा से जन्म होना मानते हैं। इस पार्टी का एक उद्देश्य है शक्तिशाली और आधुनिक भारत निर्माण। ये पार्टी हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। ये पार्टी जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से चाहती है विलय। ये धर्म परिवर्तन को रोकना चाहती है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती है। 1990 दशक में इस पार्टी का जनाधार है वो बढ़ा। ये पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई, उसके बाद 2004 तक राज किया। उसके बाद ये पार्टी 2014 में सत्ता में आई और अभी तक राज कर रही है। बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी का निर्माण 1984 में काशी राम द्वारा किया गया। ये पार्टी बहुजन समाज के लिए सत्ता चाहती है। इस समाज में दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोग आते हैं। इस पार्टी की पकड़ धरती में पकड़ है, पकड़ नहीं है, पकड़ यूपी में अच्छी है और ये उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बना चुकी है। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी की स्थापना 1964 में। इस पार्टी के मुख्य विचारधारा मार्क्स और लेनिन के विचार हैं। ये पार्टी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष का समर्थन करती है। इस पार्टी को बंगाल
केरल और त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त है, खास गरीब, मिल मजदूर, किसान, कृषक, श्रमिक और बुद्धिजीवियों के बीच। लेकिन हाल के वर्षों में इसकी लोकप्रियता गिरावट आई है और पश्चिम बंगाल सत्ता से निकल गई। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई। इसकी नीति वो हुई क्या हो गया। हाँ, इस पार्टी को केरल, बंगाल, पंजाब, आंध्रा में समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसका जनाधार पिछले कुछ सालों में बहुत स्पीड खिसका है। 2004 के चुनाव में इस पार्टी को 1.4% वोट मिले और 10 सीट मिली थी। शुरू में इस पार्टी ने यूपीए को बाहर समर्थन किया, लेकिन 2008 में इसने समर्थन वापस ले लिया। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फूटकरण 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ। ये पार्टी लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्ष, समानता, सामाजिक न्याय, संघीय ढांचे की बात करती है। ये महाराष्ट्र में बहुत ही ताकतवर पार्टी है और इसको मेघालय, मणिपुर, असम में क्या समर्थन प्राप्त है। फिर क्षेत्रीय पार्टियों को उदय, पिछले 30 सालों में कई क्षेत्रीय पार्टियों को उदय हुआ। ये भारत में लोकतंत्र के फैलाव पर और उसकी गहरी होड़ का दर्शाती है। कुछ नेता अपने राज्यों में इसको बहुत ही ताकतवर मानते हैं। समाजवादी पार्टी, बीजू पार्टी, AIADMK, DMK ये क्षेत्रीय पार्टियों का उदाहरण है। अब इन पार्टियों के लिए चुनौतियाँ क्या हैं? आम जनता इस बात नाराज रहती है कि पार्टियाँ अपना काम ढंग से नहीं करती। जनता हमेशा इन पार्टियों की आलोचना करती है कि पार्टियां अपना काम प्रभावी ढंग से चलाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती है। अब चुनौती है कौन सी? पहला, पार्टी के भीतर लोकतंत्र का ना होना। मतलब अधिकांश पार्टियां हैं उनके खुद के अंदर क्या है, लोकतंत्र नहीं है। मतलब होना ये चाहिए कि पहले कार्यकर्ताओं से पूछें, परंतु कार्यकर्ताओं से वास्तव में कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े नेता ही सब कुछ फैसला करते हैं। इससे क्या है, कार्यकर्ता बहुत नाराज रहते हैं, जो दोनों पार्टी और जनता के लिए क्या बहुत ही हानिकारक है। दूसरा, पार्टी के अंदर क्या है, आंतरिक चुनाव नहीं होते। मतलब पार्टी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये है, वहाँ के बड़े नेता होते हैं, वो आपसी सहमत से क्या बनाते हैं, कभी पार्टी में चुनाव नहीं किया जाते हैं। इसके अलावा पार्टी के नाम पर सारे फैसले करने का अधिकार उस पार्टी के नेता कर लेते हैं। मतलब पार्टी को क्या प्लानिंग करनी है, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या है, कार्यकर्ताओं से कोई नहीं पूछता। बड़े लीडर हैं, वो अपने आप ही कार्यक्रमों का फैसला कर लेते हैं। इसके अलावा वंशवाद, ये सबसे बड़ी चुनौती है। प्रत्येक पार्टी पारदर्शी रूप से काम नहीं करती। बात बोलते हैं हम पारदर्शी हैं, पर पारदर्शी नहीं होते, क्योंकि वो इसका लाभ उठाते हैं और अपने ही परिवार के लोगों को, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, उनको क्या आगे बढ़ाते हैं। अधिकांश पार्टियां आप देख सकते हो, पिता के बाद उसका पुत्र या पुत्री, यह ही उस पार्टी के हेड बनते हैं। पैसा और अपराध की घुसपैठ। इसके अलावा पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती है कि आपराधिक मामले वाले लोग चुनाव जीतने के चक्कर में इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और पार्टियां भी सीटें जीतने के चक्कर में उन लोगों को शामिल कर लेती है। इसके अलावा बहुत सारे उद्योगपति भी क्या है, पैसा देते हैं और पार्टियां चंदे के लालच में उन पैसों को ले लेती हैं। इसके अलावा पार्टियों के बीच विकल्पहीनता। आज भारत में नहीं बल्कि विश्व में क्या है, पार्टियों के पास विकल्प नहीं है। उनके पास नई नई चीज़ों पेश करने के लिए कुछ होता नहीं है। ये पार्टियां दलों में सुधार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम ला सकती है। आजकल दलों के बीच में क्या है, वैचारिक अंतर बहुत कम होता है। हमारे सभी पार्टियों के बीच आर्थिक मामलों में अंतर कम रह गया है। जो लोग अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए विकल्प नहीं है, अच्छे नेता नहीं है। अब इन पार्टियों को सुधारने उपाय क्या है? यहाँ पार्टियों और नेताओं में सुधार कुछ उपाय बताए गए। पहला है दल बदल कानून। इस कानून को राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। इस कानून के मुताबिक यदि कोई विधायक या सांसद पार्टी छोड़ता है तो उसकी विधानसभा या संसद की मेंबरशिप क्या है, एंड हो जाएगी। इस कानून से दल बदल कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस कानून ने पार्टी में विरोध का सिर उठा दिया। अब सांसद या विधायक को हर वे बात माननी पड़ती है जो पार्टी का नेता बोलता है। नामांकन के समय संपत्ति और क्रिमिनल केस का ब्यौरा। अब चुनाव लड़ने हर आदमी को अनिवार्य हो गया है कि नामांकन के समय, मतलब वो फॉर्म भरता है चुनाव का, तो अपने सारा वो ब्यौरा देता है कि केस है नहीं है, वो संपत्ति कितनी है,
लेकिन इन सब की जांच करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। इसके अलावा अनिवार्य चुनाव और टैक्स रिटर्न, इसके अलावा चुनाव आयोग ने पार्टियों के लिए टैक्स रिटर्न को अनिवार्य कर दिया। मतलब पार्टियों को अपना जो पैसा आएगा उसको उन्हें बताना होगा पैसा कहाँ से आया, कितना आया है। लेकिन ये भी क्या है, मात्र औपचारिक है, मतलब इसके बारे में क्या है, पूरे ढंग से क्या प्रयास नहीं किया गया है। तो विद्यार्थी, तो ये था अपना आज का लेसन नंबर 6। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। लेसन पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जाते हुए फिर से आज से हमने एक चीज़ और स्टार्ट की है, अंत में ऐसी बातें या ऐसा श्लोक लेकर जाएंगे ताकि आप क्या मोटिवेट हो। श्लोक क्या है, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बहुत ही अच्छी बात बोली है। धन्यवाद।